रात दिन वह माँ को इसी प्रकार बिसूरते देखती आई थी। फिर मामी के कठोर स्वभाव ने उसके नन्हे हृदय को बहुत कुछ बया से पूर्व ही समझा दिया था। माँ और मामी की चकचक के पश्चात प्रायः ही काम चलाओ अलगोच्छा हो जाता। मामा के बच्चों से बोलने और खेलने पर कठोर प्रतिबंध लगा दिया जाता। अहिल्या माँ का आंचल पकड़ पकड़ कर पड़ोस में डोलती और जब उसकी माँ आंसू बहा बहा कर पास पड़ोस की बड़ी बूढ़ियों से अपने दुर्भाग्य की कहानी का सस्वर पाठ करती, अहिल्या बैठी बैठी सुनती और घर लौटकर निराले में अपने गुड़िया को गोद में ले लेकर काल्पनिक पुरखनों के गुट को अपने दुर्भाग्य की कहानी को ठीक माँ के ही शब्दों में पुनरावृत्त करती। उसके सलोने चेहरे पर हंसी से दुधिया बचपन की मिठास मिट गई थी। दोनों ममेरे भाइयों के गालियों के संकलन से उसने अपने ज्ञान कोष की यथेष्ट समृद्ध बना लिया था और बड़े मौके से उनका सदुपयोग भी कर डालती थी। अम्मा, कौन था वह उल्लू का पट्टा जो तुम्हें ऐसे डांट रहा था? आने दे मामा को, साले को खूब पिटवा दूंगी। माँ को आश्वासन देकर उसने कहा और चट से नंदी ने हाथ से उसका मुंह दाब दिया। कोई आ रहा था। नमस्ते माँ जी। कंधे पर गमछा डाले उड़िया महाराज हाथ में ट्रे लिए उपस्थित था। एक प्लेट में कई बिस्किट सजे थे। बिटिया के लिए ग्लास में दूध है माँ जी, आप चाय पी लीजिए, सामान यहीं उठा दूं सरकार। महाराज के विनय और सौजन्य से नंदी की आंखें भर आई। गले में रुलाई उमड़कर दम घोटने लगी। आज तक किसी ने उसे ऐसे शिष्ट सुर में नहीं पुकारा था। भाभी के राज में बर्तन मलने वाली महरी भी छुड़ा दी गई थी। इसी से दोनों हाथों में काली दरारें उभर आई थी। मैं इन चीनी के बर्तनों में चाय साय नहीं पीवे हूँ, बिटिया दूध पी लेगी और चीजें उठा लो। माँ के इस सर्वथा अंचित अन्यायपूर्ण आदेश को अहिल्या नहीं सह सकी। नहीं, हम सब खाएंगे। दोनों पैर पटक पटक कर वह संतुष्ट दृष्टि से बिस्किट की प्लेट को देखती रोने लगी। हाँ हाँ, हम बेबी के लिए बहुत सारी मिठाई भी लाएंगे, महाराज ने कहा और प्लेट थमा दी। आग्नेय दृष्टि से अहिल्या को देखती नंदी चुप रह गई। महाराज चला गया तो उसने अहिल्या को डपट कर कहा, कंगली छोकरी, जैसे कभी कुछ खाया ही नहीं है। सबके सामने इज्जत उतार लेवे है छोरी। ए मरी कैसे ढकोस रही है। अभी भी तो भैया ने स्टेशन पर दाल मोट ले दी हैंगी। माँ को अहिल्या ने ऐसी दृष्टि से देखा जैसे उसकी दृष्टि में संसार में सबसे बड़ी मूर्खा वही थी। हाँ, फिर मामा ने दाल मोट ले दी थी, बिस्कुट थोड़े ही ना ले दिए थे। आहा, इनके बीच मीठा भरा होगा। चुन्ना मुन्ना और दीपा आवेंगे तो धुत्ता दूंगी सालों को। अंगुलियां चाटती अहिल्या कल्पना के उस स्वर के सिंहासन पर बैठी बिस्कुट खा रही थी जहां उसकी मामी और उसके चुन्ना मुन्ना दीपा संतुष्ट दृष्टि से बिस्कुटों की उस भाग्यशाली राजकुमारी को ही देख रहे थे। महाराज कलई के गिलास में नंदी के लिए चाय लेकर आया तो वह बिस्कुट की प्लेट साफ कर चुकी थी। चाय रखकर महाराज जाने लगा तो अहिल्या के धैर्य का बाट टूट गया। उसने इसी आशा में द्रुतगामी स्पीड से बिस्किट साफ किए थे कि वह आदमी मिठाई लाएगा। उसके हाथ में मिठाई नहीं दिखी तो उसने अपने अधीर चित्त को मन ही मन आश्वासन दिया कि अब वह जेब से पुड़िया निकालेगा। पर जब वह कोरे ही हाथों लौट गया तो उसने पुकारा, ऐ आदमी, मिठाई क्यों नहीं लाए? बोलो, झूठ क्यों बोले? अब देखना भगवान जी तुमको गलेल बना देंगे। उस सर्वथा मौलिक साप का दुरूह अर्थ न समझकर परिहासिक बूढ़ा खड़ा हो गया। गनेल क्या बिटिया? हाय राम, कैसा है आदमी है रे, गनेल भी नहीं जानता। देखो, सिंग निकालकर ऐसे रेंगता है। अहिल्या जमीन पर 2 उंगलियां सिर के पास रखकर रेंग रेंग कर बताने लगी थी कि दरवाजा खोलकर कर्नल आ गया। अहिल्या सहमकर फिर माँ के पास खिसक गई और फुसफुसा कर बोली, बाप रे बाप, अम्मा फिर वही कनकटा आ गया, अब के जरूर कान काटेगा। दोनों हाथों से कानों की सुरक्षा का उचित प्रबंध कर वह माँ के आंचल के नीचे दुबक गई। महाराज भी चुपचाप खिसक गया। देखता हूँ लड़की को भी अपने ही तरह जंगली बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। 1-2 दिन ही में स्कूल भेजना होगा। अहिल्या सांस रोके कान पर हाथ धरे सुन रही थी। देखो नंदी, बहुत दिनों बाद पति के मुख से अपना नाम सुन नंदी का हृदय आनंद से धड़क उठा। शायद अब कर्नल अपने अनुचित दुर्व्यवहार के लिए उससे क्षमा मांगेगा। मन ही मन नंदी पद पर पसीज कर क्षमादान करने को भी तत्पर हो गई, पर तीर की तरह कर्नल के कठोर शब्द उसकी छाती पर लगे। मुझे अक्सर दौरे पर बाहर रहना पड़ता है। रात आधी रात मेरे कमरे में दासियों की
तरह के मिलने वाले आते रहते हैं। तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा। मेरे किसी काम में तुम दखल नहीं दे सकोगी। अगर इस समझौते के लिए तुम तैयार हो तो शौक से रहो। 3-4 दिन बाद इस बिगड़ैल छोकरी को बोर्डिंग स्कूल में डालना होगा। मैं आज ही एक अंग्रेजी स्कूल को लिख रहा हूँ। कल दर्जी आकर इसके कपड़े तैयार कर देगा। हाथ के श्रृंगार का जला टुकड़ा फेंककर कर्नल जाने लगा तो अहिल्या, जो पहले से ही बड़े मनोयोग से थूक का बम गोला तैयार कर रही थी, तनकर खड़ी हो गई और थू थू कर कर्नल की ओर थूक कर बोली, मैं नहीं जाऊंगी, स्कूल नहीं जाऊंगी। और फिर भागकर माँ की गोदी में सिर डालकर जोर से रोने लगी। संध्या होने तक नंदी के कमरे में सामान लगाकर बड़ा पलंग डाल दिया गया था। गद्दे पर चौखानी चीकट सी चादर को बड़े यत्न से लपेटकर उड़िया महाराज प्रभाकर ने एक कोने में रख दिया। तकिए पर चढ़ा सफेद लट्ठे का तकिया गिलाफ मेल से अपना श्वेत चोला कब का छोड़ चुका था। उस पर नीले, पीले और चटक लाल रंगों से लिखा था गुड नाइट, जिसे नंदी ने रात भर बैठकर काढ़ा था। कड़वे तेल डले सिर के निरंतर सहवास से कढ़े फूलों का गुच्छा और अंग्रेजी के शब्द पीले पड़ गए थे। उस गिलाफ को उतारकर प्रभाकर ने एक धुला चिनिया कढ़ाई का गिलाफ चढ़ा दिया। रजाई का मार्किनिया गिलाफ उतारने लगा तो उसका माथा दुर्गंध से चकरा गया। स्थान स्थान पर पानी के धब्बे थे, जिन पर लिहाफ का कच्चा गुलाबी और हरा रंग छूटकर लग गया था। पानी गिर गया है लगता है माँ जी, धोबी को डाल देता हूँ, बड़े विनयपूर्ण स्वर में महाराज ने कहा। तभी अहिल्या दुष्टता से मुस्कुरा कर बोली, पानी नहीं है, हम पेशाब किए हैं। प्रभाकर ने उस दुर्दांत बालिका की ओर देखा। न जाने कैसी ममता से उसका बूढ़ा हृदय भर आया। उसकी अपनी बिटिया भी ऐसी ही थी। आज होती तो उसके बच्चे भी हो गए होती। गिलाफ उतारकर उसने बिस्तर की सिकन दूर की और नम्र स्वर में बोला, माँ जी, रात का खाना क्या होगा? आज तो मेरी एकादशी है, मैं तो फल खाऊ हूँ, सो ही ले आयु। नंदी ने अनिच्छा के स्वर में कहा, हम तो सब खाएंगे, पूड़ी, पापड़, रायता, चटनी और क्या नाम से, अचार, मुरब्बा। अहिल्या उन्हीं वस्तुओं का नाम गिनाने लगी जो उसे कई दिनों से नसीब नहीं हुई थी। चुप कर मरी, बकर बकर कर दिमाग चाटे है। एक टकोरा मारकर नंदी ने उसे चुप करा दिया, पर वह माँ के हाथ के मार की आदी हो गई थी। पूड़ी, रायता, पापड़ और क्या नाम कहे हैं, कचौड़ी, इमरती, अच्छा सब कुछ लाना, हम सब खाएंगी। तू क्या खाएगी बत्तो? वह समय की चपेटों से बुरी तरह जर्जित एक भयानक आकृति की गुड़िया को छाती से लगाकर पूछने लगी, क्या खाएगी मेरी बिट्टो? मामी ने मारा है। चुपा चुपा चुमकार कर वह बोलती जा रही थी, अब हम तेरे बाबूजी के पास जाएंगे। अच्छा बत्तो। उतारे गिलाफ की दुपट्टा उड़कर वह क्षण भर में मजी पुरखन बनकर हाथ मटका मटका कर बोलने लगी, मेरी मामी को ले जाए बाग, हम तो अपनी बत्तों को मोटर ले देंगी। स्वगत भाषण ने महाराज को परिस्थिति स्पष्ट कर समझा दी और कुछ ही क्षणों में नौकरों के सागर पेशे में हवा की भांति यह समाचार फैल गया कि मायके के दुर्व्यवहार से उबकर माजी स्वामी द्वारा प्रत्यक्त्या होने पर भी आ गई हैं, पर साहब अभी भी बहुत नाराज हैं। चलो अब दिन रात की दावतों और पीने पिलाने वाले से तो छुट्टी मिली। नौकरों ने कहा, पर छुट्टी मिली नहीं। जिस निर्विकार भाव से नंदी ने आप ही अपने दुर्भाग्य का वर्णन किया था, वह वास्तव में स्तुत्य था। वह दिन भर अपने कमरे में बैठी रामायण पढ़ती। सड़क की ओर ही खिड़की खुलती थी, उसी से छन छन कर जाड़े की गुलाबी धूप पूरे कमरे में आकर बिखर जाती। सड़क के दोनों ओर हरे वृक्षों की कतार ही कतार थी। सड़क के पास ही एक बोर्ड पर लिखा था, हरित की बागान लेन। दिन भर बग्घी, मोटर और भीड़ भाड़ का तांता लगा रहता। सामने एक बृहद छात्रावास था। हंसती खिलखिलाती रंगीन छात्राओं का दल भोर होते ही पक्षियों सा कुंजन कर उठता। एक ही महीने में नंदी उस परिचित दृश्य को देखने की अभ्यस्त हो गई। कर्नल को अचानक 1 माह के लिए बंबई जाना पड़ा। अहिल्या को स्कूल भेजने का प्रसंग भी शायद अपने कार्यरत जीवन में कर्नल भूल गया। कुछ ही दिनों पहले एक नितांत अपरिचिता प्रतिवेशनी ने नंदी के शुष्क जीवन में रस घोल दिया था। एक दिन वह अपने कमरे में बैठी अहिल्या की चोटी गूंथ रही थी कि पर्दा खोलकर एक छिपछिपी गढ़न की सुंदरी किशोरी आ खड़ी हो गई। निकट आने पर नंदी ने देखा वह किशोरी नहीं, 24-25 वर्ष की तरुणी थी। पान और दुखते से उसके दोनों होठ रंगे थे। मांग में गाढ़े सिंदूर की रेखा थी।
दोनों हाथों में शाखा और सोने की कई गच्छा चूड़ियां थी। चौड़े लाल पाड़ की धोने वाली डोरियादार साड़ी का घूंघट सा खींचकर उसने झुककर नंदी को प्रणाम किया तो मुखरा अहिल्या जोर जोर से ही पूछ उठी थी, माँ कौन है ये? कौन है अम्मा? कौन है ये? आहा की मिष्ठी, हम तुम्हारा मासी गो। आपकी प्रतिवेशनी शांति हूँ दीदी, मल्लिक बाबू की पत्नी। कई दिन से आपसे मिलने को तड़प रही थी, पर सुना साहब यहीं है, इसी से नहीं आई। नंदी की आंखों में शांति का हंसमुख चेहरा बस गया। कलकत्ते की चौड़ी सड़कों पर भागती ट्राम गाड़ियों, हर्रे के पेड़ और धुएं से काला कलकत्ते का मैला सा आकाश, सब कुछ अब नंदी को बासी लगने लगा था। शांति थी एकदम ताजी कुंदकली। शांति का मायका लखनऊ में था, इसी से वह साफ हिंदी बोलती थी। शांति की बिटिया लखनऊ अपनी नानी के पास ही रहती थी। एक छोटा पुत्र था, उसी को लेकर वह दिन भर नंदी के पास बैठी रहती। दीदी, तुम अपने साहब के कमरे में क्यों नहीं सोती? एक दिन शांति ने उससे पूछ लिया। अपनी आहत गीली दृष्टि झुकाकर नंदी चुप रह गई थी। उसके पास इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। बरामदा झाड़ने वाली चारुवाला, उड़िया प्रभाकर, गोरखा दरबान, क्या इन सबकी दृष्टि में वह यही मुख प्रश्न नहीं देख चुकी थी? सबको उसकी आहत दृष्टि का मौन उत्तर ही मिला था। उसे कलकत्ते आए 1 माह से भी ऊपर होने को था और वह कर्नल को केवल एक बार ही देख पाई थी। एक बड़े से कमरे में कहीं बाहर से आकर भटक गई फंसी गौरैया की ही भांत वह इधर से उधर फड़फड़ाती थी, पर बाहर जाने का कोई मार्ग नहीं था। एक दिन वह कमरे की खिड़की पर बैठकर गाड़ियों का आना जाना देख रही थी कि नित्य की हाँक लगाकर गले में ट्रे बांधे फेरी वाला खड़ा हो गया। चाय, क्रीम चाय, पोमेट चाय, माथारा क्लिप काटा चाय। और अहिल्या मचल गई कि वह फेरी वाले से कुछ लेगी। फेरी वाले के जादू को भी फीका करता हुआ एक और जुलूस सा चला आ रहा था। अहिल्या अपनी जिद भूलकर उसे ही देखने लगी। बैंड बाजे के साथ एक बहुत बड़ी तंबूनुमा काठ की पायदार गाड़ी पर आशालता बीड़ी सुंदरी का विज्ञापन चला आ रहा था। आगे आगे लचीले शरीर को नचाती, रंग पाउडर से पुती एक नाचने वाली गा रही थी। रिमके झिमके चिवड़ा चूड़ी खाए, जानो ना बालिका कौन पंथे जाए, दादा कौन पथे जाए। अमार नामटी आशालता ताई की जानो ना, एक पसियार बीड़ी खाए देखो ना, ओ दादा खाई देखो ना। नंदी के ना कहने तक अहिल्या चट से मेज पर रखा अधन्ना लेकर छू हो गई। दुर्भाग्य से कर्नल उसी समय अपनी राशि क्यूब में बंबई के दौरे से लौट रहा था। उसके पार्श्व में उसका ड्राइवर बैठा था और पीछे की सीट पर थे उसके सेक्रेटरी सरकार बाबू। कर्नल को बीड़ी सुंदरी की विराट देह को पार कर कार निकालने में असुविधा हुई। ब्रेक देकर कार रोकी तो धक रह गया। नंगे पैर, बाल भूतनी से फैलाए, जूट की हरी सूतन और लाल फ्राक पहने उसकी राजकन्या नाड़ा लटकाए आशालता बीड़ी खरीद रही थी। ड्राइवर बड़ा ही सूस व्यक्ति था। अभी भी कुछ देर पहले स्टेशन पर ही कर्नल ने उसे बिना स्त्री की वर्दी पहन आने के लिए बुरी तरह लताड़ा था। कर्नल को लगा कि बिटिया को पहचानकर हरामखोर मूछों ही मूछों में हंस रहा था। और सरकार, क्या वह घर जाते ही अपनी पत्नी मल्लिका से नहीं कहेगा? क्रोध से दांत पिसता वह अपनी बरादरी पर ही उतर आया। सरकार को वहीं से घर भेज दिया और धड़ाकर सीढ़ियां चढ़ गया। नंदी को पद के आने की सूचना मिल गई थी। वह अभ्यर्थना के लिए कर्नल के कमरे के बाहर ही खड़ी थी। कर्नल ने उसे वहीं पर चीर कर धर दिया। क्यों जी, तुमसे इतना भी नहीं होता कि लड़की को सड़क में जाने से रोक सकूं? अभी भी इतने कपड़े सिलवा कर दिए हैं, क्यों नहीं पहनाए? पिन्हाए तो थे, लाल फिराक ही तो पहने थी लौड़िया, और उसके नीचे तुमने जो हरी सलवार पहनाकर एकदम गार्ड की झंडी बना दिया है उसे। गंवार ही नहीं, जंगली हो एकदम। बीड़ी खरीद रही थी छोकरी, मेरी इज्जत का भी ख्याल किया होता। इस कहानी का शेष हिस्सा अगले वीडियो में। धन्यवाद।